नमस्कार साथियों, आज की किताब हीलिंग द वुंड्स ऑफ सेक्सुअल एडिक्शन यानी सेक्सुअल एडिक्शन के जख्मों को भरना डॉक्टर मार्क लासर द्वारा लिखी गई है। यह किताब उन लोगों के लिए है जो किसी भी तरह की सेक्सुअल लत से जूझ रहे हैं या फिर उनके परिवार और रिश्तेदार जो इस दर्द और संघर्ष के साथ ही हैं। इसमें बताया गया है कि सेक्सुअल एडिक्शन कैसे शुरू होता है, इसकी जड़ें कहाँ होती हैं और कैसे धीरे धीरे इंसान और उसके परिवार को ठीक किया जा सकता है। अब आइए इस किताब का सफर हम आपके अपने चैनल हिंदी ऑडियो बुक पर शुरू करते हैं। दोस्तों, ये चैनल सिर्फ एक ऑडियो बुक चैनल नहीं है, बल्कि आपके अपनेपन का घर है। चाहे आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, पटना, भोपाल, जयपुर, लखनऊ, बनारस, नागपुर या चंडीगढ़ जैसे बड़े शहरों से हों, या फिर हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड या छत्तीसगढ़ के छोटे कस्बों और गांवों से, यह जगह आपके लिए ही है। और सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि जहां जहां हिंदी बोली और समझी जाती है, चाहे आप नेपाल, मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, त्रिनिदाद, दुबई, कतर, सिंगापुर, अमेरिका या इंग्लैंड में रहते हों, यह चैनल आपके दिल को छूने वाला साथी है। हम जानते हैं कि जिंदगी की चुनौतियां सबके लिए अलग अलग होती हैं। किसी के लिए शहर की भागदौड़, किसी के लिए गांव की परेशानियां और किसी के लिए विदेश की दूरी। लेकिन किताबों का ज्ञान सबके लिए बराबर है, और यही ज्ञान हम आपके कानों तक, आपकी भाषा में, आपके अपने अंदाज में लेकर आते हैं। तो आइए इस सफर की शुरुआत करें और इस किताब हीलिंग द वुंड्स ऑफ सेक्सुअल एडिक्शन के पन्नों को खोलते हैं, ताकि हम सब मिलकर समझ सकें कि कैसे इंसान अपने अंदर के घावों को भर सकता है और जिंदगी को फिर से संभाल सकता है। चैप्टर 1, सेक्सुअल एडिक्शन एंड सिन। इस चैप्टर में डॉक्टर मार्क लासर यह समझाते हैं कि सेक्सुअल एडिक्शन को केवल एक आदत या कमजोरी मानना बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि यह सीधे इंसान की आत्मा, उसके रिश्तों और उसकी आध्यात्मिकता पर वार करता है। लेखक यह बताते हैं कि सिन यानी पाप का मतलब केवल नियम तोड़ना नहीं है, बल्कि यह उस गहरे रिश्ते को तोड़ना है जो इंसान और ईश्वर या इंसान और अपने प्रियजनों के बीच होता है। जब कोई व्यक्ति बार बार गलत रास्तों पर जाता है, तो वह केवल अपने शरीर को चोट नहीं पहुंचाता, बल्कि अपने अंदर की सच्चाई और आत्मा की पवित्रता को भी खो देता है। सेक्सुअल एडिक्शन धीरे धीरे इंसान को अंधेरे में ले जाता है, जहां झूठ, छुपाव और शर्म का जाल बन जाता है। कई लोग इसे शुरुआत में छोटी बात समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे यह लत इंसान के दिमाग पर कब्जा कर लेती है। दिमाग बार बार उसी सुख को पाने के लिए मजबूर करता है और इंसान अपने विवेक को खो बैठता है। यही वह जगह है जहां पाप और एडिक्शन दोनों का मेल होता है। मार्क लासर कहते हैं कि यह केवल नैतिक या धार्मिक दृष्टिकोण से गलत नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी बीमारी है जो आत्मा को जकड़ लेती है। और जब तक हम इसे केवल गुनाह कहकर नहीं, बल्कि एक बीमारी मानकर उसका इलाज ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक इंसान इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं आ पाएगा। लेखक यह भी समझाते हैं कि हर एडिक्शन के पीछे दर्द छिपा होता है। अक्सर यह दर्द बचपन के आघातों, अधूरे रिश्तों या अकेलेपन से पैदा होता है। इसलिए अगर हमें सेक्सुअल एडिक्शन से बाहर निकलना है, तो हमें उस दर्द को पहचानना और उसका इलाज करना होगा, वरना इंसान बार बार उसी पाप और सुख की तलाश में फंसता रहेगा। चैप्टर 2, बिल्डिंग ब्लॉक बिहेवियर्स ऑफ सेक्स एडिक्ट्स। इस चैप्टर में लेखक हमें बताते हैं कि सेक्सुअल एडिक्शन अचानक से जन्म नहीं लेता, बल्कि यह धीरे धीरे छोटे छोटे व्यवहारों से बनता है। यह ठीक उसी तरह है जैसे एक बड़ी इमारत छोटी छोटी ईंटों से खड़ी होती है। इन ईंटों को लेखक बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं। शुरुआत में ये व्यवहार बहुत सामान्य और मासूम लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ ये इतनी गहरी आदत बन जाते हैं कि इंसान का जीवन बदल डालते हैं। लेखक बताते हैं कि एडिक्शन की शुरुआत अक्सर पोर्न देखने, गलत कल्पनाओं में खोए रहने या बार बार गुप्त रूप से सुख पाने की कोशिश से होती है। शुरुआत में यह बस थोड़ी देर की राहत जैसा लगता है, लेकिन धीरे धीरे यह राहत एक जरूरत में बदल जाती है। इंसान बार बार वही करता है और हर बार वह और गहराई में डूबता चला जाता है। इस प्रक्रिया में कुछ खास व्यवहार विकसित हो जाते हैं, जैसे हमेशा गुप्त रहना, झूठ बोलना, शर्म छुपाना, अकेलेपन से भागना और अपने खालीपन को भरने के लिए बार बार उत्तेजना की तलाश करना। धीरे धीरे यह व्यवहार एक जाल बनाते हैं जिसमें इंसान खुद को खो देता है।
लेखक समझाते हैं कि यह एक साइकिल है। पहले इंसान को कोई ट्रिगर मिलता है, जैसे तनाव, अकेलापन या उदासी। फिर वह उस दर्द से भागने के लिए सेक्सुअल फैंटेसी या पोर्न की ओर जाता है। इसके बाद थोड़े समय के लिए उसे सुख या राहत मिलती है, लेकिन फिर तुरंत ही अपराध बोध और शर्म आती है, और इस शर्म को छुपाने के लिए इंसान और गहरे उसी लत में डूब जाता है। यही बार बार दोहराने वाला चक्र उसे एक एडिक्ट बना देता है। लेखक यह भी कहते हैं कि अगर हमें सेक्सुअल एडिक्शन को रोकना है तो हमें इन छोटे छोटे व्यवहारों और संकेतों को पहचानना होगा, क्योंकि अगर शुरुआत में ही यह रोक दिए जाएं तो इंसान गहरे अंधेरे में गिरने से बच सकता है। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि सेक्सुअल एडिक्ट अपनी लत को छुपाता है और मानता नहीं है कि वह इस समस्या में फंस चुका है। इसलिए इस चक्र को तोड़ने का पहला कदम है सच को स्वीकार करना और अपने भीतर झांकना। तभी इंसान इस एडिक्शन की पकड़ से बाहर निकलने का रास्ता पा सकता है। चैप्टर 3, टाइप्स ऑफ सेक्सुअल एडिक्शन। इस चैप्टर में लेखक अलग अलग प्रकार की सेक्सुअल एडिक्शन को विस्तृत रूप से बताते हैं, ताकि पाठक समझ सके कि यह सिर्फ एक ही रूप में नहीं आती, बल्कि अनेक रूपों और पैटर्न में प्रकट होती है। सबसे सामान्य प्रकारों में शामिल है पोर्न एडिक्शन, यानी नियमित तौर पर पोर्न सामग्री का कंपल्सिव रूप से देखना, जो धीरे धीरे फैंटेसी के स्तर से वास्तविक जीवन की उम्मीदों और व्यवहारों तक पहुंच जाता है। इसके अलावा कंपल्सिव मास्टरबेशन, यानी बार बार अकेले में सुख की तलाश, जो व्यक्ति की रोजमर्रा की जिम्मेदारियां और रिश्ते प्रभावित कर देता है। तीसरा प्रकार है ऑनलाइन या साइबर सेक्स एडिक्शन। चैट, लाइव कैम, एडल्ट साइट्स और हुकअप ऐप्स का उपयोग एक निर्धारित सीमा से बाहर जाकर दिनचर्या बन जाना। चौथा प्रकार रिलेशनल या व्यवहारिक एडिक्शन है, जिसमें बार बार अफेयर, एनोनिमस सेक्स या प्रोस्टिट्यूशन जैसी व्यवहारिक प्रवृत्तियां आती हैं, जो न केवल शारीरिक बल्कि भावनात्मक और सामाजिक नुकसान भी पहुंचाती हैं। पांचवां श्रेणी है पैराफिलिक व्यवहार या फेटिश आधारित व्यवहार, जहां व्यक्ति किसी विशिष्ट वस्तु, स्थिति या कल्पना के बिना सेक्सुअल उत्तेजना महसूस नहीं कर पाता और यह अपनी सीमाओं से बाहर बढ़ जाता है। एक और रूप है फैंटेसी एडिक्शन, जहां वास्तविक सेक्स से ज्यादा कल्पनाओं और मानसिक चित्रों में फंसना सामान्य हो जाता है और व्यक्ति वास्तविक रिश्तों से कटता चला जाता है। लेखक बताते हैं कि तकनीक के बढ़ते उपयोग ने भी नई श्रेणियां जन्म दी हैं, जैसे कैंपसाइट जॉब्स, सेक्स ट्रैफिकिंग से जुड़ा व्यवहार और मोबाइल आधारित ग्रुप्स, जो एडिक्टिव पैटर्न को तेज कर देते हैं। लेखक स्पष्ट करते हैं कि इन प्रकारों के बीच अक्सर ओवरलैप होता है। एक व्यक्ति के पास एक से अधिक प्रकार एक साथ हो सकते हैं और समय के साथ एक प्रकार दूसरे में बदल सकता है। उदाहरण के तौर पर जो शुरू में पोर्न देखने तक सीमित था, वह धीरे धीरे फैंटेसी से बाहर आकर ऑनलाइन चैट्स और फिर वास्तविक अफेयर की ओर बढ़ सकता है। चैप्टर 4, अंडरस्टैंडिंग एंड आइडेंटिफाइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल एडिक्शन। इस चैप्टर में लेखक ने सेक्सुअल एडिक्शन की विशिष्ट पहचानों और संकेतों को बड़े विस्तार से समझाया है, ताकि कोई भी व्यक्ति, परिवार या काउंसलर समय रहते इसे पहचान कर आवश्यक कदम उठा सके। सबसे प्रमुख लक्षण है प्री ऑक्यूपेशन, यानी सेक्सुअल विचारों और फैंटेसी में लगातार उलझे रहना, जिससे काम, रिश्ता और सामान्य जीवन प्रभावित हो जाता है। दूसरा है लॉस ऑफ कंट्रोल, यानी कई बार छोड़ने की कोशिश के बावजूद व्यवहार को रोक न पाना। तीसरा है टॉलरेंस और एस्केलेशन, पहले जो सामग्री या व्यवहार पर्याप्त था, वह समय के साथ असर खो देता है और व्यक्ति को और चरम, जोखिम भरी या अधिक समय लेने वाली गतिविधियों की तलाश होती है। चौथा है विथड्रावल या इनर एम्प्टीनेस, जब व्यक्ति उस व्यवहार से कुछ समय दूर रहता है तो बेचैनी, इरिटेबिलिटी या डिप्रेशन जैसी भावना अनुभव करता है। पांचवा बड़ा संकेत है हानिरहित न समझना, यानी बार बार उसी व्यवहार के कारण रिश्तों, नौकरी, वित्त या कानूनी स्थिति में नुकसान होने के बावजूद व्यक्ति उसे जारी रखता है। लेखक विस्तार से बताते हैं कि एडिक्शन अक्सर सीक्रेसी और डिनियल के साथ चलता है। व्यक्ति झूठ बोलता है, ब्राउजर हिस्ट्री क्लियर करता है, फोन पासवर्ड बदलता है या अचानक अकेले रहने के बहाने बनाता है ताकि अपना व्यवहार छिपा सके। भावनात्मक संकेतों में शामिल हैं
लगातार शर्म, अपराध बोध, गिल्ट और आत्मसम्मान में गिरावट, साथ ही व्यक्तिगत इमोशनल रेगुलेशन की कमी यानी स्ट्रेस या इमोशनल डिस्कम्फर्ट को संभालने के लिए सेक्सुअल व्यवहार का उपयोग एक कोपिंग मैकेनिज्म बन जाता है। रिश्तों में पहचानने योग्य संकेतों में दूरी बनना, वास्तविक इंटीमेसी से बचना, पार्टनर के साथ शारीरिक और भावनात्मक डिस्कनेक्ट और बार बार रिश्तों को खत्म करने या धोखा देने का पैटर्न आता है। व्यवहारिक और व्यावहारिक संकेतों में रातों में कंप्यूटर फोन का अधिक उपयोग, फाइनेंशियल अनियमितताएं जैसे अप्रत्याशित खर्च, नौकरी में अनियमितता या कानून से जुड़ी समस्याएं शामिल हो सकती हैं। लेखक एक सूची के रूप में बताते हैं कुछ रेड फ्लैग प्रश्न जो पहचान में मदद करते हैं। क्या आप अपने सेक्सुअल व्यवहार के बारे में बार बार सोचते हैं? क्या आपने इसे रोकने की कोशिश की पर असफल रहे? क्या इस व्यवहार ने आपके रिश्तों, काम या मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाया है? यदि इन सवालों के जवाब अधिकतर हाँ हों, तो यह मजबूत संकेत है कि समस्या सिर्फ आदत नहीं बल्कि एडिक्शन हो सकती है। चैप्टर 5 अनहेल्दी फैमिली डायनामिक्स। सेक्सुअल एडिक्शन की जड़ अक्सर बचपन में परिवार में पैदा हुई अनहेल्दी डायनामिक्स में होती है। परिवार बच्चों के लिए पहली स्कूल होता है जहां वे अपने इमोशंस, रिलेशनशिप स्किल्स और बेसिक ट्रस्ट सीखते हैं। अगर यह सिस्टम खराब है तो बच्चे की पर्सनैलिटी और बिहेवियर पर गहरा असर पड़ता है। ऐसे परिवारों में कई बार इमोशनल डिस्कनेक्शन होता है, यानी माता पिता बच्चों की भावनाओं को न समझें या उनके दर्द को नजरअंदाज करें। उदाहरण के लिए, अगर बच्चा डर, उदासी या क्रोध महसूस करता है और उसे एक्सप्रेस करने पर नकारात्मक रिस्पॉन्स मिलता है, तो बच्चा जल्दी ही सीख जाता है कि अपनी भावनाओं को दबाना ही सुरक्षित है। इसके अलावा अनहेल्दी परिवारों में अत्यधिक कंट्रोल या परफेक्शन की अपेक्षा होती है। बच्चे को हमेशा सही या परफेक्ट होना सिखाया जाता है और उनकी असली भावनाओं और जरूरतों को महत्व नहीं दिया जाता। यह दबाव उनके अंदर गिल्ट और शेम पैदा करता है। जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं, वे इन दबावों से राहत पाने के लिए सेक्सुअल एक्टिविटी या एडिक्टिव बिहेवियर्स में शिफ्ट कर सकते हैं। कुछ परिवारों में डिस्कनेक्शन इतना गहरा होता है कि बच्चे अपने माता पिता से कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं ले पाते। वे अकेलेपन और इमोशनल इनसिक्योरिटी के साथ बड़े होते हैं। इसी अकेलेपन और इमोशनल डिस्कनेक्शन का सामना करने के लिए कई लोग अपने अंदर की जरूरतों को पूरा करने के लिए सेक्सुअल एडिक्शन की ओर बढ़ जाते हैं। यहां तक कि अगर परिवार में प्यार और केयर दिखती भी है, लेकिन वह कंडीशनल है, यानी केवल अच्छे बर्ताव और परफेक्ट बिहेवियर पर आधारित है, तो बच्चे यह सीखते हैं कि अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना खतरनाक है। इस तरह का परिवार उन्हें इमोशनल मैनेजमेंट और हेल्दी रिलेशनशिप स्किल्स नहीं सिखा पाता, और यही उनके एडिक्टिव पैटर्न की नींव बनता है। चैप्टर 6 फैमिली अब्यूज। फैमिली अब्यूज का असर बच्चों के मन और भावनाओं पर लंबे समय तक रहता है। यह अब्यूज कई रूपों में हो सकता है, फिजिकल, इमोशनल या सेक्सुअल। हर प्रकार का अब्यूज गहरे ट्रॉमा की जड़ बनता है। फिजिकल अब्यूज बच्चों में एंगर, डर और एंग्जाइटी पैदा करता है। वे हमेशा अलर्ट रहते हैं, अपने आप को बचाने और सुरक्षित रखने के लिए एस्केप प्लान बनाते हैं। इमोशनल अब्यूज बच्चों में सेल्फ वर्थ और सेल्फ एस्टीम कम कर देता है। जब बच्चे बार बार यह सुनते हैं कि वे अच्छे नहीं हैं या परफेक्ट नहीं हैं, तो उनके अंदर शेम और गिल्ट की भावना गहरी हो जाती है। ये शेम अक्सर सेक्सुअल एडिक्शन के लिए ट्रिगर बनता है। व्यक्ति खुद को प्यार करने योग्य नहीं समझता, इसलिए वह सेक्सुअल एक्टिविटी के जरिए अस्थायी रूप से वैल्यू और सुकून खोजता है। सेक्सुअल अब्यूज का प्रभाव सबसे गहरा होता है जब बच्चा अपने माता पिता या किसी करीबी रिश्तेदार से सेक्सुअल शोषण झेलता है, तो उसके मानसिक और भावनात्मक विकास पर स्थायी असर पड़ता है। ऐसे बच्चे अक्सर कंफ्यूज्ड रहते हैं कि प्यार और सेक्स क्या होता है, और उनका रिलेशनशिप मैनेजमेंट बिगड़ जाता है। वे अक्सर अपने दर्द और शेम को छुपाते हैं और बाद में सेक्सुअल एडिक्शन के जरिए उसे रिप्लिकेट करते हैं। यह एडिक्शन एक तरह की कोपिंग स्ट्रैटेजी बन जाती है, जिससे वे अपने अंदर की पीड़ा और अपमान से बचने की कोशिश करते हैं। परिवार में हुए एब्यूज का असर केवल बचपन तक सीमित नहीं रहता। बड़े होने पर भी व्यक्ति के रिलेशनशिप पैटर्न और सेक्सुअल बिहेवियर में यह रिपीट होता है। वे अक्सर गहराई से जुड़ाव बनाने में असमर्थ रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर ट्रस्ट ब्रेकडाउन और इमोशनल डिस्कनेक्शन का डर होता है।
यही कारण है कि हीलिंग के लिए गहराई से इन फैमिली डायनामिक्स और एब्यूज को समझना और कॉन्फ्रंट करना जरूरी होता है। चैप्टर 7, हाउ सेक्स एडिक्ट्स कोप विथ एब्यूज। सेक्सुअल एडिक्शन के पीछे अक्सर बचपन में झेले गए एब्यूज की गहरी जड़ होती है। जब किसी बच्चे को परिवार या करीबी रिश्तेदारों से फिजिकल, इमोशनल या सेक्सुअल एब्यूज का सामना करना पड़ता है, तो वह उस दर्द, डर और शेम से निपटने के लिए अलग अलग कॉपिंग मैकेनिज्म विकसित करता है। कई एडिक्ट्स अपने अंदर की पीड़ा और असुरक्षा को सेक्सुअल एक्टिविटी, फैंटेसी, पोर्नोग्राफी या अन्य एडिक्टिव बिहेवियर्स के जरिए कम करने की कोशिश करते हैं। यह उनके लिए अस्थायी राहत और सेफ स्पेस बन जाता है, जहां वे अपनी अंदरूनी पीड़ा को भूलने का प्रयास करते हैं। बच्चे के मन में यह पैटर्न तब मजबूत होता है जब बचपन में उनके इमोशंस को नजरअंदाज किया जाता है या उन्हें एक्सप्रेस करने पर नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, ये रिप्रेशन और डिनायल का पैटर्न सेक्सुअल एडिक्शन में बदल जाता है। एडिक्ट्स अक्सर अपने ट्रॉमा को रिप्लिकेट करते हैं, यानी अपने पुराने अनुभवों और पीड़ा को वर्तमान रिलेशनशिप्स में दोहराते हैं। वे अपने पार्टनर्स से इमोशनल क्लोजनेस की उम्मीद करते हैं, लेकिन डर और शेम के कारण इसे पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इसके अलावा एडिक्ट्स के अंदर गहरी एंगर, डिप्रेशन और एंग्जाइटी रहती है, और सेक्सुअल एक्टिविटी उनके लिए अस्थायी सुकून और कंट्रोल का माध्यम बन जाती है। कई बार एडिक्ट्स के बिहेवियर में कंट्रोल और एस्केप का पैटर्न नजर आता है। वे अपने डर और शेम को सीधे तौर पर सामना करने के बजाय एडिक्शन के माध्यम से इसे मैनेज करने की कोशिश करते हैं। यह एक साइक्लिक प्रोसेस बन जाता है जिसमें दर्द, शेम और अकेलापन लगातार बढ़ता है, और यही कारण है कि एडिक्शन से पूरी तरह बाहर आने के लिए ट्रॉमा को गहराई से समझना और कॉन्फ्रंट करना बेहद जरूरी होता है। चैप्टर 8, द जर्नी ऑफ हीलिंग। हीलिंग का सफर सेक्सुअल एडिक्शन से मुक्त होने के लिए कठिन लेकिन पूरी तरह संभव है। यह यात्रा व्यक्ति के अंदर की गहराई, उनके ट्रॉमा, फैमिली डायनामिक्स और बचपन की अपूर्ण जरूरतों को समझने से शुरू होती है। सबसे पहला कदम स्वीकृति और आत्म सचेतना है, जिसमें व्यक्ति अपने एडिक्टिव बिहेवियर्स, उनके कारण और उनके प्रभाव को ईमानदारी से पहचानता है। इसके बाद थेरेपी और सपोर्ट ग्रुप्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। थेरेपी में व्यक्ति अपने बचपन के अनुभवों और फैमिली डायनामिक्स को कॉन्फ्रंट करता है, अपने अंदर छिपी भावनाओं, गिल्ट, शेम और एंगर को एक्सप्रेस करता है और हेल्दी कॉपिंग स्किल्स सीखता है। सपोर्ट ग्रुप्स में साझा अनुभव सुनने और साझा करने से व्यक्ति को यह एहसास होता है कि वह अकेला नहीं है, और यह अकेलापन कम होने से हीलिंग की प्रक्रिया तेज और गहरी होती है। हीलिंग का अर्थ केवल सेक्सुअल बिहेवियर्स को रोकना नहीं है, यह अपने अंदर की इमोशनल रिकवरी, रिलेशनशिप स्किल्स का विकास और आत्मसम्मान को वापस पाने की प्रक्रिया भी है। यह सफर कभी कभी पुरानी यादों और दर्दनाक अनुभवों से गुजरता है, लेकिन लगातार आत्म रिफ्लेक्शन, थेरेपी और सपोर्ट से व्यक्ति धीरे धीरे अपने ट्रॉमा के पैटर्न को बदल सकता है। इस प्रक्रिया में प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज जैसे कि ट्रिगर्स की पहचान, हेल्दी रिलेशनशिप सेटिंग्स, नियमित थेरेपी सेशन और सेल्फ केयर रूटीन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। समय के साथ व्यक्ति को अपने अंदर का सुकून, आत्म स्वीकृति और इमोशनल फ्रीडम हासिल होती है, जिससे वह अपने एडिक्शन से बाहर आकर जीवन में स्थायी सुधार और संतुलन ला सकता है। हीलिंग का यह सफर न केवल एडिक्शन को रोकने के लिए है, बल्कि व्यक्ति को खुद से जुड़ने, अपनी भावनाओं को समझने और एक स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने के लिए तैयार करता है। चैप्टर 9, कॉन्फ्रंटिंग सेक्स एडिक्ट। सेक्सुअल एडिक्शन से प्रभावित व्यक्ति का सामना करना मुश्किल लेकिन जरूरी कदम होता है। कॉन्फ्रंटेशन का मतलब केवल दोषारोपण या गुस्सा निकालना नहीं है, बल्कि एडिक्ट को उसके बिहेवियर, उनके परिणाम और उनके अंदर छिपी पीड़ा का एहसास कराना है। जब परिवार, साथी या सपोर्ट सिस्टम एडिक्ट के सामने उनकी आदतों और पैटर्न को पेश करते हैं, तो यह प्रक्रिया संवेदनशील और संरचित होनी चाहिए। बिना तैयारी के सीधे आरोप लगाने से एडिक्ट डिफेंसिव हो सकता है या पूरी तरह बंद हो सकता है। इसलिए कॉन्फ्रंटेशन में समझ, संयम और सही समय का महत्व होता है। कॉन्फ्रंटेशन का उद्देश्य एडिक्ट को जज करना नहीं, बल्कि उसे अपने बिहेवियर की जिम्मेदारी लेने और हीलिंग की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करना है। इसमें एडिक्ट के ट्रिगर्स, शेम और डर को समझते हुए संवाद करना जरूरी है।
कई बार एडिक्ट डिनायल या मिनिमाइजेशन का इस्तेमाल करता है, इसलिए कॉन्फ्रंटेशन में फैक्ट्स, व्यवहार के उदाहरण और भावनात्मक प्रभाव को स्पष्ट रूप से सामने रखना चाहिए। यह प्रक्रिया एडिक्ट और उनके प्रियजनों दोनों के लिए भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण होती है, लेकिन सही तरीके से की गई कॉन्फ्रंटेशन एडिक्शन की साइकिल तोड़ने और हीलिंग शुरू करने में निर्णायक साबित होती है। चैप्टर 10 ट्रीटमेंट इश्यूज इन सेक्सुअल एडिक्शन। सेक्सुअल एडिक्शन के उपचार में कई जटिलताएं होती हैं जो एडिक्ट, परिवार और थेरेपिस्ट के दृष्टिकोण से आती हैं। सबसे पहली चुनौती होती है एडिक्ट की स्वीकारोक्ति, क्योंकि बिना अपनी समस्या को पहचानने के उपचार प्रभावी नहीं हो सकता। कई एडिक्ट डिनायल, शेम और गिल्ट के कारण थेरेपी से बचते हैं या इसे सतही रूप से अपनाते हैं। दूसरी चुनौती सही थेरेपी का चयन है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, इंडिविजुअल थेरेपी, काउंसलिंग और सपोर्ट ग्रुप्स जैसे 12 स्टेप प्रोग्राम्स अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग असर डालते हैं। हर एडिक्ट की जरूरत, ट्रॉमा हिस्ट्री और बिहेवियर पैटर्न अलग होता है, इसलिए ट्रीटमेंट पर्सनलाइज्ड होना चाहिए। तीसरी चुनौती होती है रिलेशनशिप डायनामिक्स। एडिक्शन अक्सर परिवार और पार्टनर के साथ जटिल संबंध पैदा करता है, इसलिए ट्रीटमेंट में काउंसलिंग, एंगेजमेंट और कभी-कभी कपल थेरेपी शामिल करना जरूरी होता है। इसके अलावा ट्रिगर्स की पहचान, रिकवरी के लिए स्ट्रक्चर्ड रूटीन और इमोशनल सपोर्ट की कमी भी ट्रीटमेंट को मुश्किल बनाती है। कई बार एडिक्ट को तुरंत परिणाम नहीं मिलते, जिससे फ्रस्ट्रेशन और रिजल्ट कम होने का डर बढ़ता है। इसलिए थेरेपिस्ट को निरंतर मॉनिटरिंग, एडिक्टिव पैटर्न्स का एनालिसिस और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी पड़ती है। ट्रीटमेंट में सफलता की कुंजी एडिक्ट की जिम्मेदारी, सपोर्ट सिस्टम का समर्पण और थेरेपिस्ट का अनुभव होती है। अंततः सही ट्रीटमेंट एडिक्ट को अपने बिहेवियर, ट्रॉमा और इमोशनल पेन को समझने, हेल्दी कॉपिंग मैकेनिज्म सीखने और स्थायी रिकवरी हासिल करने में मदद करता है। चैप्टर 13 हीलिंग फॉर कॉन्ग्रेगेशंस। सेक्सुअल एडिक्शन जब किसी धार्मिक नेता में पाया जाता है तो इसका प्रभाव केवल उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी कॉन्ग्रेगेशन यानी समुदाय पर गहरा और लंबे समय तक असर डालता है। इस स्थिति में विश्वास टूटता है, लोग भावनात्मक रूप से आहत होते हैं और कई बार समुदाय के सदस्य अपने आध्यात्मिक और नैतिक सिद्धांतों पर भी सवाल उठाने लगते हैं। इसीलिए हीलिंग की प्रक्रिया में केवल एडिक्ट को ठीक करना पर्याप्त नहीं होता, पूरे समुदाय को भी सुरक्षा, समझ और समर्थन प्रदान करना जरूरी होता है। हीलिंग की शुरुआत ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी से होती है। समुदाय के सदस्यों को पूरी स्थिति के बारे में सही और स्पष्ट जानकारी दी जाती है ताकि वे अफवाहों और गलतफहमियों के शिकार न हों। यह कदम समुदाय के भीतर विश्वास को बहाल करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद सामूहिक थेरेपी और ग्रुप डिस्कशन आयोजित किए जाते हैं, जहां सदस्य अपने दर्द, गुस्सा, शेम और भ्रम को सुरक्षित और संरचित वातावरण में व्यक्त कर सकते हैं। यह प्रक्रिया केवल भावनाओं को व्यक्त करने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि समुदाय के सदस्यों को यह समझने में मदद करती है कि एडिक्शन किसी व्यक्तिगत कमजोरी का परिणाम नहीं होता, बल्कि यह अक्सर गहरे ट्रॉमा, मानसिक संघर्ष और अनहेल्दी कॉपिंग पैटर्न का परिणाम होता है। हीलिंग के अगले चरण में शिक्षा और अवेयरनेस शामिल होती है। समुदाय को यह सिखाया जाता है कि कैसे वे एडिक्शन के पैटर्न को पहचान सकते हैं, ट्रिगर्स को समझ सकते हैं और भविष्य में इस तरह की समस्याओं से बचाव कर सकते हैं। लीडरशिप और मेंटर्स को यह प्रशिक्षण दिया जाता है कि वे समुदाय में सहानुभूति, समझ और समर्थन को कैसे बनाए रखें और लोगों को जजमेंट या अपराध बोध की भावना से बचाएं। इसके अलावा कॉन्ग्रेगेशन के लिए रिकवरी में स्पिरिचुअल और इमोशनल सपोर्ट सिस्टम को मजबूत करना बहुत जरूरी होता है। इसमें नियमित सामूहिक प्रार्थना, मेंटोरिंग, सपोर्ट ग्रुप्स और काउंसलिंग सेशंस शामिल होते हैं, जो लोगों को अपने अंदर की पीड़ा, गिल्ट और शेम से निपटने में मदद करते हैं। यह प्रक्रिया धीरे धीरे समुदाय के भीतर विश्वास, सुरक्षा और जुड़ाव की भावना को बहाल करती है। अंततः हीलिंग फॉर कॉन्ग्रेगेशंस का लक्ष्य केवल एडिक्शन से प्रभावित व्यक्ति को ठीक करना नहीं है, बल्कि पूरे समुदाय को मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से पुनर्स्थापित करना है। यह प्रक्रिया समय, धैर्य
और निरंतर समर्थन मांगती है। लेकिन सही मार्गदर्शन, ईमानदारी और सामूहिक सहयोग से समुदाय अपने आघात से उभर सकता है, अपने विश्वास को फिर से स्थापित कर सकता है और भविष्य में ऐसे संकटों से सुरक्षित रह सकता है। दोस्तों, इस किताब हीलिंग द वुंड्स ऑफ सेक्सुअल एडिक्शन में हमने जाना कि सेक्सुअल एडिक्शन केवल एक व्यक्ति की आदत या कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह उसके पूरे जीवन, रिश्तों, परिवार, आध्यात्मिकता और यहां तक कि पूरे समाज और कॉन्ग्रेगेशन पर गहरा असर डालती है। किताब ने हमें यह समझाया कि एडिक्शन के पीछे छिपे पैटर्न्स, ट्रॉमा और पेन बॉडी को पहचानना कितना जरूरी है। हमने देखा कि कैसे सेक्सुअल एडिक्शन रिश्तों को तोड़ देता है, परिवारों में अविश्वास पैदा कर देता है और धार्मिक व सामुदायिक ढांचे को हिला देता है। लेकिन साथ ही इस किताब ने हमें उम्मीद भी दी है कि हीलिंग संभव है, चाहे वह व्यक्तिगत स्तर पर हो, कपल्स के बीच हो, धार्मिक नेताओं के लिए हो या पूरे समुदाय के लिए। हीलिंग की यात्रा आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। इसके लिए हमें ईमानदारी, धैर्य, सही मार्गदर्शन और सबसे ज्यादा करुणा और अपनापन चाहिए। यह किताब हमें सिखाती है कि शर्म और गिल्ट में दबे रहने से केवल अंधेरा बढ़ता है, लेकिन जब हम अपने दर्द को स्वीकारते हैं, मदद मांगते हैं और खुलेपन के साथ सच्चाई का सामना करते हैं, तभी असली बदलाव शुरू होता है। चाहे एडिक्ट खुद हो या उसके परिवार के लोग, हर किसी को समझ और समर्थन की जरूरत होती है। यही वह रास्ता है जिससे घाव भरते हैं और नई शुरुआत होती है। दोस्तों, आपने अभी सुनी हमारे चैनल हिंदी ऑडियो बुक की एक और किताब का सफर। यह चैनल सिर्फ किताबों का सार सुनाने की जगह नहीं है, बल्कि यह हम सबका परिवार है। यहां हम मिलकर जिंदगी के उन सवालों के जवाब ढूंढते हैं जो शहर की भागदौड़ से लेकर गांव की मिट्टी की खुशबू तक हर किसी के दिल में गूंजते हैं। चाहे आप किसी बड़े शहर की भीड़ भाड़ में हेडफोन लगाकर यह सुन रहे हों या किसी गांव की शांत रात में मोबाइल पर हमारी आवाज सुन रहे हों, हम आप तक पहुंचना चाहते हैं, आपके दिल तक। हमारा मकसद यही है कि किताबों में छुपी कहानियां और सीखें, आपके जीवन को छू सकें। हमारे चैनल पर आपको हर किताब के शब्दों में अपनापन मिलेगा, हर कहानी में अपनेपन का एहसास मिलेगा। हम कोशिश करते हैं कि किताब की गहराई आप तक वैसे ही पहुंचे जैसे चाय की प्याली गांव के चौपाल पर बैठकर दिल को गर्माहट देती है, या जैसे शहर की थकी हुई शाम में ठंडी हवा सुकून पहुंचाती है। तो दोस्तों, हिंदी ऑडियो बुक को सुनते रहिए, जुड़ते रहिए और इस परिवार का हिस्सा बनते रहिए। हम किताबों को केवल पढ़ते नहीं, जीते हैं, क्योंकि हर किताब में कहीं ना कहीं हमारी ही कहानी छुपी है, आपकी, मेरी और हम सबकी।